मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम राज्यों ने उठाए कड़े कदम। राजस्थान में 3 मई तक बंद रहेंगे सभी कार्यस्थल। गोवा में भी कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगी पाबंदी। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,73,000 से अधिक मामले आए सामने। 79% मामले 10 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से। राष्ट्रीय मृत्यु दर घटकर हुई 1.91%। वहीं दूसरी ओर कोरोना टीकाकरण भी तेज गति से जारी। देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की दी गई 12 करोड़ और 30 लाख से अधिक खुराक। पश्चिम बंगाल में छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मिस्र की राजधानी काहिरा में एक रेलगाड़ी के पटरी से उतरने से कम 11 लोगों की मौत, 98 लोग घायल। बीते कुछ समय में मिस्र में हुई हैं कई रेल दुर्घटनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। देश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति पर देश भर के प्रमुख डॉक्टरों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे देश की शीर्ष फार्मा कंपनियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। सुधाकर, सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स के साथ मीटिंग होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तो वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, लगातार वो जी जान से जुटे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों से जब पीएम की आज बातचीत होगी बहुत सारे अहम मुद्दे उठ सकते हैं, क्योंकि लगातार अभी हमने देखा कि जो डॉक्टर्स जो आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे, डॉक्टर्स का ये कहना है कि देखिए लोग जो हैं वो सिंपल पैरासीटामोल खाने से भी ठीक हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अस्पताल जाए वहाँ भर्ती होइए। तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात, जब पीएम संबोधित करेंगे कौन कौन सी बातें इसमें उठ सकती हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? देखिए, बहुत ही अहम है असीम। ये पूरी बैठक कह सकते हैं, और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पीएम मोदी फिर से लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक तरह से अब उनको ही नेतृत्व करना पड़ेगा। जरूर राज्यों को की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो लगातार हमने देखा बीते 4-5 दिनों से लगातार जिस तरह से समीक्षा कर रहे हैं, हर एक चीज का बारीकी से जिस तरह से वो निगरानी कर रहे हैं, तमाम लोगों से जिस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं, और उसी क्रम में हम आज देख रहे हैं कि आज वो डॉक्टर्स से और फार्मा कंपनी से अलग अलग वो बातचीत करने वाले हैं। और बीते साल आपको असीम याद होगा, इसी तरह से उन्होंने लगभग हर सेक्टर के लोगों से संवाद किया था, सबको एक तरह से इन्वॉल्व किया था। और एक बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई, इस लड़ाई को तभी जीता जा सकता है, इससे तभी पार पाया जा सकता है महामारी से, जब सब लोग साथ मिलकर प्रयास करें और एक लक्ष्य के लिए काम करें। तो मुझे लगता है ये पीएम मोदी का मकसद यही है कि एक तरह से देश की जो ऊर्जा है उसको फिर से उस ऊर्जा को संरक्षित किया जाए, ऊर्जा को बूस्ट किया जाए, लोगों को एकजुट किया जाए और एकजुट करके ये लड़ाई लड़ी जाए। और सबसे पहले डॉक्टर से उन्होंने तय किया कि वो संवाद करें। डॉक्टर से इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अभी जो मरीजों का दबाव सबसे ज्यादा वो झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा एक तरह से काम वो इस वक्त कर रहे हैं, तो उनका हौसला सबसे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये एक तरह से स्टॉक टेकिंग का भी चांस होगा। एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी पीएम मोदी ले सकेंगे। देश भर के लीडिंग डॉक्टर्स पीएम मोदी से जुड़ेंगे, तो किस तरह की क्या स्थिति है, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, किस तरह से इस पूरी स्थिति में और क्या कुछ होना चाहिए, तो वो सुझाव ले सकेंगे। तो मुझे लगता है कि एक मुख्य मकसद पीएम मोदी का होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सुझाव ले सके और एक्सपर्ट्स के सुझाव के जरिए
इसमें और भी अगर कोई कदम उठाने की जरूरत है तो वो कदम उठाए जा सके। दूसरी बात, जो दूसरी मीटिंग फार्मा कंपनीज के साथ है, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कई जगहों पर दवाइयों इंजेक्शन की बात आई, उसके कमी की बात आई, और उसमें बड़ा रोल फार्मा कंपनीज का है। चाहे दवाइयों की आपूर्ति में हो, वैक्सीनेशन की आपूर्ति में हो, इंजेक्शन की आपूर्ति में हो, तो उनसे भी बातचीत करके अगर उनके लिए कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई रोड ब्लॉक है, अगर कहीं कोई समस्या है, तो वो समझने की कोशिश, तो साथ साथ देश की तरफ से उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। आप सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं, मानवता का कल्याण कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीजों के लिए एक मौका रहेगा। और निश्चित तौर पर एक अहम बात, पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि हर सेक्टर को, हर लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है और सबको साथ मिलकर प्रयास करने की जरूरत है, उस प्रयास का एक बड़ा हिस्सा कह सकते हैं आज की ये दोनों बैठकें हैं। नहीं, उसमें मैं ये भी जानना चाह रहा था सुधाकर, जो मैंने अपने पहले सवाल में इस बात का जिक्र किया कि देखिए आज ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर बलराम भार्गव और इन लोगों ने, डॉक्टर पॉल ने जो एक मीटिंग की, उसमें साफ तौर पे ये जब कहा गया कि देखिए जो आप मल्टीविटामिन हैं या फिर जो पैरासीटामॉल है उससे भी ठीक हो सकते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि जब पीएम आज डॉक्टरों के साथ बातचीत करेंगे तो डॉक्टरों को ये भी तो कह सकते हैं कि देखिए आपके यहाँ जो पेशेंट आए कोरोना के नाम पे, उन्हें बजाय कि आप उन्हें भर्ती करें, या फिर जो एक टेंडेंसी है कि लोग भी भर्ती होना चाह रहे हैं कि देखिए हम भर्ती हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, इस बात को डॉक्टरों को समझाने की भी जरूरत है मरीजों को कि देखिए आप सिर्फ मल्टीविटामिन और इन चीजों से भी ठीक हो सकते हैं। चूंकि देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे है उस पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है, इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए निश्चित तौर पर असीम आप सही कह रहे हैं। एक तो सीधे तौर पर जैसा मुझे लगता है कि पहली कोशिश यही होगी कि डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक तरह से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से स्थिति को लेकर सुझाव लिया जाए, उनसे राय मशवरा किया जाए कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई प्रशासनिक व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो हो सकता है कि मरीज के परिजनों को वो बात समझ में ना। लेकिन अगर डॉक्टर्स वो संवाद करते हैं, इन तमाम चीजों को कहते हैं कि हाँ किन लोगों को अस्पताल की जरूरत है, कौन लोग घर पर ही ठीक हो सकते हैं, और क्यों लोगों के लिए आइसोलेशन में रहना या क्वारंटाइन करना अगर इन्फेक्ट हुए हैं या इन्फेक्ट लोगों के असर में आए हैं, तो अगर वो डॉक्टर कोई संवाद करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक अपील पीएम मोदी की ये भी हो सकती है कि इन तमाम मोर्चों पर डॉक्टर्स भी लगातार अपील करते रहे, लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहे, उनको जागरूक करते रहे, उनको बताते रहे, और उसके जरिए निश्चित तौर पर ये जो बर्डन है, ये जो दबाव है अस्पतालों पर जो बढ़ा है, उसको थोड़ा कम किया जा सकेगा, एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिल सकेगा डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को। और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, जो रैंपिंग अप ऑफ बेड्स हो रहा है, इन तमाम चीजों के जरिए भी उसको एड्रेस किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर बेहद ही अहम ये दोनों मीटिंग, एक तरफ हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरी तरफ जो हमारे दवा इंजेक्शन वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, जो कंपनियां, उनके साथ बातचीत करके, और इस अहम लड़ाई में इन दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। उस बात को समझते हुए, उनकी राय के मुताबिक अगर उनकी कोई दिक्कतें हैं, उसको समझते हुए, उसको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश। और मुझे एक बात और असीम लगती है कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी हो सकता है इसी तरह, बीते साल हमने देखा था कि अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ वो लगातार संवाद करते रहते, तो और भी लोगों के साथ वो संवाद करेंगे, और निश्चित तौर पर देश की जो शक्ति है उसको एकजुट करके एक इस लड़ाई को जीता जाए, उसकी उनकी कोशिश रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और दूसरी अहम खबर की तरफ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने आज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। ये केवल अस्पताल में भर्ती और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए मरीजों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश मरीज मल्टीविटामिन और पैरासीटामॉल से ही ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस अभी एयरबॉर्न है, यानी हवा से भी फैल रहा है, इसलिए मास्क आप जरूर लगाएं। कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है, ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की, और ये आगे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा महत्व तो मास्क का आता है। ये आपकी प्रोटेक्शन है अपने लिए
और आपसे दूसरे को ना हो उसके लिए, क्योंकि जो फ्लो होना है, चाहे ड्रॉपलेट से होना है चाहे एरोसोल से होना है, वो उस वायरस के पार्टिकल को रोकने में ये मास्क हमें मदद करता है। और इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगातार बेड्स, ऑक्सीजन और दवाई की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। और दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस दौरान सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को वैध आईडी कार्ड के साथ ही आवाजाही की अनुमति होगी। न्यायिक सेवा से जुड़े कर्मियों को वैध आईडी कार्ड पर आवाजाही की अनुमति होगी। रेल और हवाई यात्रियों को वैध टिकट पर आवाजाही की अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को वैध आईडी कार्ड पर आवाजाही की अनुमति होगी। दवा, खाद्य सामग्री, फल, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सामानों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर कोई रोक नहीं होगा। बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस, एटीएम, स्टॉक संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, केबल और आईटी से संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। ई कॉमर्स के जरिए खाने पीने की वस्तु, दवा की डिलीवरी जारी रहेगी। और पेट्रोल पंप भी इस दौरान खुले रहेंगे। बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस, एटीएम, स्टॉक संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। ये सब कुछ छूट दी गई है जिन चीज़ों को हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, केबल और आईटी से संबंधित सेवाएं भी जारी रहेंगी। साथ ही साथ ई कॉमर्स के जरिए खाने पीने की जो वस्तु है और दवा की डिलीवरी वो भी जारी रहेगी। इस दौरान पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। और राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर राधा स्वामी सत्संग व्यास में स्थित सरदार पटेल कोविड सेंटर को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इस कोविड सेंटर को 5000 बेड की दक्षता क्षमता के साथ दोबारा खोला जा रहा है। इसे खोलने की तैयारियां जोरों पर हैं, जो कि अगले 3 से 4 दिनों में बनकर तैयार होगा। इस कोविड सेंटर में करीब 2500 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा होगी। हमारे सहयोगी रवि धीमान ने कोविड सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के केस लगातार बढ़ने लगे हैं और इसका असर राजधानी के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर साफ देखा जा सकता है। अस्पतालों में आईसीयू बेड लगातार कम हो रहे हैं और कई अस्पतालों ने अब कह दिया है कि आईसीयू बेड उनके पास नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत से राजधानी के तमाम जो अस्पताल हैं और कोविड केयर सेंटर हैं वो दो चार हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी को एक बार फिर 2020 की तर्ज पर कोविड केयर सेंटर खोलने पड़ेंगे और कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। हम इस वक्त राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो भाटी में सेंटर है वहां पर कोविड केयर सेंटर जो बनाया जा रहा है वहां पर हैं। पिछले साल इस कोविड केयर सेंटर को शुरू किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर था जिसमें 10,000 बेड थे। बाद में इसको डिसमेंटल कर दिया गया क्योंकि कोविड केसेस इतने ज़्यादा दिल्ली में नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, एकदम से बढ़ना शुरू हुई है, ये कोविड केयर सेंटर दोबारा स्थापित किया जा रहा है और
5000 बेड के साथ इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। शनिवार या शुक्रवार तक ये चलना शुरू हो जाएगा और इन 5000 बेड में से 2500 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी एक बहुत बड़ी सफलता होगी दिल्ली की, एक बहुत बड़ा मदद मिलेगी दिल्ली को कोविड केयर सेंटर से। कोविड से जूझने के लिए जो चैलेंज है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायता होगी, क्योंकि अभी लगातार कोविड की लड़ाई में जो दिल्ली के अस्पताल हैं वो लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से उनको दो चार होना पड़ रहा है और ऐसे में जब 5000 बेड का ये सेंटर शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कोविड के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। 2500 बेड इसमें से ऑक्सीजन की सप्लाई से लेस होंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई उन 2500 बेड पर जो भी पेशेंट होगा उसको दी जा सकेगी। इसके साथ ही राधा स्वामी सेंटर जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है वहाँ का जो लंगर है वहाँ से तमाम इन मरीजों के लिए और जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लिए निःशुल्क खाना बनकर आएगा, जैसे कि 2020 में बनता था। कहीं ना कहीं जब शुक्रवार या शनिवार को ये सेंटर स्थापित हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, दिल्ली की लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम होगा, दिल्ली की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस सेंटर का। और दिल्ली का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं उसका जो बर्डन है, उसको जो लगातार बोझ झेलना पड़ रहा है, उसमें काफ़ी कटौती करने में कामयाब होगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ रवि धीमान, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और मुंबई में और साथ ही साथ दिल्ली में क्या कुछ ताज़ा अपडेट है ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई से हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा जुड़ गई हैं और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले रुख नितेंद्र आपके पास आना चाहूँगा, आपका करना चाहूँगा, और मेरा सबसे बेसिक सवाल मैं जो हमेशा आपसे जानना चाहता हूँ दर्शकों की सुविधा के लिए कि देखिए डॉक्टर पॉल ने आज साफ तौर पर ये कहा, और ये सवाल मैं सुधाकर से भी पूछा था, वो सवाल आपसे भी, कि डॉक्टरों का देखिए आज साफ तौर पे आज ये कहना है कि हर मरीज तो अपने आप में सोचता है कि मुझे कुछ भी इस तरह के लक्षण आते हैं तो मैं सीधे भर्ती हो जाऊं तभी मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है, जो स्ट्रेस है, जिस तनाव में है, उसको देखते हुए और डॉक्टर पॉल का साफ तौर पर यह कहना नितेंद्र कि देखिए आप पैरासीटामोल खा के भी ठीक हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भर्ती हो जाएं, आप जो मल्टीविटामिन है वो आप खाइए उससे भी ठीक हो सकते हैं। इसको लेकर आप ज़रा सा रोशनी डालिए कि आखिर ये इसको कहने के पीछे क्या मंतव्य क्या है। देखिए, जो आंकड़ों के जरिए मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर पॉल, डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर बलराम भार्गव तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शिरकत कर रहा था। तो जो मुख्य पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि हाल के दिनों में ये बहुत सारे बात कही जा रही थी कि इस बार यंग लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो ये डाटा दिखाया जा रहा था कि 18 से 45 साल के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पॉल ने और डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक डाटा दिया और 10,000 मरीजों पर अध्ययन किया गया और 2020 में 49,000 मरीजों केस पर अध्ययन किया गया था। 2021 में 40,000 मरीजों के जो डाटा है उसमें ये बताया गया है कि 30 साल से कम उम्र के जो लोग थे वो 2020 में 31% संक्रमित हुए थे और 2021 में सिर्फ और सिर्फ 32% लोग संक्रमित हुए हैं। यानी कि 30 साल से कम उम्र के जो पिछले साल जितने संक्रमित हुए थे, ठीक इस साल भी उतने ही संक्रमित हो रहे हैं। और अब आइए 30 से 40 साल की उम्र में कितने लोग संक्रमित हुए थे। 2020 में 21% और 2021 में वर्तमान में भी 21% है, यानी कि कोई फर्क नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हो रहा है? तो सबसे ज्यादा जो 40 साल से अधिक है और जो खासतौर पे 50 साल से अधिक लोग हैं उन पे ज्यादा खतरा है, उनको ज्यादा सिवियरिटी होती है बीमारी की। और उन्होंने ये कहा कि जो ज्यादातर जो मरीज हैं उनको सामान्य लक्षण है, माइल्ड लक्षण है, और ऐसे लोग पैरासीटामोल, मल्टीविटामिन खा करके भी, जिसमें विटामिन सी, जिंक लेना और अपने जो लक्षण के आधार पे इलाज होगा तो उससे घर में भी ठीक हो जाएंगे। कुछ पेशेंट जो मॉडरेट होते हैं उनको अस्पताल में, मॉडरेट से जो सीवियर होते हैं, जो गंभीर मरीज होते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ेगी। उसमें ज्यादातर 40-45 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं। उसमें भी एक बात उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन सपोर्ट तो जरूरत पड़ती है कुछ मरीजों को। साथ ही रेमडेसिविर को लेकर के उन्होंने ये कहा, और खासतौर पे जो फैबीफ्लू और जो टोसिलिजुमैब एक दवा है उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे फायदा नहीं होता है। टोसिलिजुमैब सिर्फ 2% मरीजों को फायदा होता है जो सीवियर कैटेगरी में होते हैं, जिनको साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। और जहां तक रेमडेसिविर की बात है
उसमें भी उन्होंने कहा कि ये दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की मृत्यु को कम नहीं करता है, ये अस्पताल की ड्यूरेशन को बढ़ा देगा कि हाँ आप 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा आपको लगेगा और आपको लगेगा कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन इससे चाहिएगा कि आपकी मृत्यु कम हो जाएगी रेमडेसिविर लेने से, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ अस्पतालों में दिया जाना चाहिए, डॉक्टर के निगरानी में दिया जाना चाहिए, सही वक्त पे दिया जाना चाहिए, न तो पहले देना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, कहने का मतलब ये दवाई जो है वो सबके लिए नहीं है। जो गंभीर जो लोग हैं, गंभीर रूप से मॉडरेट बीमार जो है, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, उनको ही ये दवा देना है, और भी डॉक्टर की निगरानी में। बिल्कुल ये ओवर द काउंटर या फिर बाहर ये दवा लेने की जरूरत नहीं है, ना ही ये सप्लाई है। साथ ही साथ एक और बात उन्होंने कहा कि घर में लोग अगर चाहते हैं, कई लोग ऐसे हो रहे हैं कि रेमडेसिविर खरीद ले रहे हैं, घर में इंजेक्शन डलवा रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी नहीं लेना है, उससे आपकी जान को खतरा है। तो साफ साफ उन्होंने कहा कि अगर समय की कमी है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं क्षमा को रोक करना चाहूंगा। क्षमा मुंबई में है। क्षमा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से हमने देखा कि अब दिल्ली में आज से लॉकडाउन की घोषणा हो गई है, और हम मुंबई में भी जान रहे हैं कि लगातार यही स्थिति बनी हुई है, किस तरह से अगर मैं कहूं कि अब जबकि 1-2 से 3 दिन हो गए हैं, किस तरह की स्थिति, क्या केसेस, क्या नंबर्स, एक्टिव केसेस में कमी आई है, आंकड़े क्या बता रहे हैं? जी देखिए, नंबर्स में तो कोई कमी यहाँ पर नहीं आती हुई नजर आ रही है, बल्कि नंबर्स बढ़ ही रहे हैं महाराष्ट्र में। 2 से 3 दिन नहीं, बल्कि कह सकते हैं आधा महीना लगभग हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का हो चुका है। साथ ही जो वीकेंड लॉकडाउन, जो कड़क लॉकडाउन है, सिर्फ वीकेंड को किया जा रहा है, वो भी हमने 2 हफ्ते, कल दूसरा वीकेंड था जो देखा हमने कि वीकेंड लॉकडाउन में गया है, लेकिन नंबर्स कंट्रोल में आते हुए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। हर दिन जो आंकड़ा आ रहा है वो पहले दिन के आंकड़े से कहीं ज़्यादा आ रहा है, और इसी तरीके से जो एक्टिव केसेस हैं वो भी 6 लाख से ज़्यादा होती हुई यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सिटीज़ हैं, उनमें भी नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिलहाल मुंबई की, तो 2 दिन हम देख रहे हैं कि आंकड़ा जो है 8,000, 8,400, 8,800 ये इसके करीब आ रहा है, लेकिन मुंबई ने 11,000 का भी आंकड़ा टच किया हुआ है। तो अगर ये आंकड़ा अगर यही रेंज में आता रहा तो हम कह सकते हैं कि कुछ असर लॉकडाउन का यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे ऐसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र शासन की ओर से, साथ ही पुलिस की ओर से। सबसे जो लेटेस्ट है इसमें हमने देखा कि कल SOPs जारी किए गए हैं रेलवे पैसेंजर्स को लेके। सेंसिटिव ओरिजिन्स करके 6 ऐसे राज्य हैं जिनको टर्म किया गया है कि यहाँ से जो भी ट्रेन्स आएंगी उनके पैसेंजर्स को अपने साथ में एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेके चलना होगा। ये कौन से ऐसे ओरिजिन्स हैं? ये है राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरला, दिल्ली NCR और उत्तराखंड। हम जानते हैं कि ये सारे राज्यों में भी केसेस बढ़ी हुई है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये वहाँ के जो संसर्ग है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में ना आए, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े वैसे ही बढ़े हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ में लेके आना होगा। नहीं तो अगर आप आते हैं और आपका RAT किया जाएगा, उसमें अगर आप नेगेटिव आते हैं तो ही आपको घर जाने दिया जाएगा, लेकिन 15 दिन का होम क्वारंटाइन भी आपको पालन करना होगा। चलिए, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा मुंबई से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, और नितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे खेल जगत की कुछ खबरों की। भारतीय मुक्केबाज पूनम ने पोलैंड के किल्से में चल रही युवा मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अन्य 5 मुक्केबाजों ने अंतिम 16 के मुकाबले को आसानी से जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अपने करियर में अब तक एक भी हार का सामना नहीं करने वाली पूनम ने रविवार को क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की नाजर के सेरी को शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की सिटोरा तुर्डीबेकोवा से होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है।
मास्क अप इंडिया। दवाई भी, कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकले अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। अपने व्यस्त जीवन से वक्त निकाल दिव्यांगजन के लिए 13 सालों से लिख रही हैं परीक्षाएं। रोड क्रॉस करने के बाद विजुअली इंपैयर्ड स्टूडेंट मिल गया मेरे को। एक सेंटेंस बोला था मैडम, वो इंग्लिश में, उनका बहुत ट्रिगर होगा मेरे को कि इफ यू पीपल कम फॉरवर्ड वी विल मूव फॉरवर्ड। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बढ़ा रही हैं मदद का हाथ। I think whatever the 900 exams I have written, I'm sure that none of the students are failed. दिव्यांगजन के लिए 900 से ज्यादा परीक्षाएं लिख चुकी पुष्पा NM से मुलाकात, कार्यक्रम तेजस्विनी में। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, यहाँ होती है आम लोगों की खास कहानियाँ। डंप कचरे के निपटान के लिए महाराष्ट्र के युवाओं की अनूठी पहल। कचरे से बना रहे हैं इकोनीचर, यानी पर्यावरण के अनुकूल खूबसूरत फर्नीचर। ये हैं कैथल जिले के प्रगतिशील किसान जरनैल सिंह और चौधरी सिंह, जिन्होंने अपने खेतों में उगाई जाने वाली फसलों, सब्जियों और फलों की जैविक खेती करने का बीड़ा उठाया है। अप्रैल का महीना असम में सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है। इसी महीने में रोंगाली बिहू का त्योहार मनाया जाता है। ये बड़े पैमाने पर हथकरघा उद्योग से जुड़े राज्य के बुनकरों के लिए एक व्यस्त समय भी है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति पर देश भर के प्रमुख डॉक्टरों से करेंगे बातचीत। इसके साथ ही पीएम आज शाम ही देश की शीर्ष फार्मा कंपनियों के साथ भी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रेमडेसिविर का सोच समझकर किया जाना चाहिए इस्तेमाल। कहा, अधिकांश मरीज मल्टीविटामिन और पैरासीटामोल से ही हो रहे हैं ठीक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया कड़ा फैसला। आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी में लागू होगा लॉकडाउन। उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम राज्यों ने उठाए कड़े कदम। राजस्थान में 3 मई तक बंद रहेंगे सभी कार्यस्थल। गोवा में भी कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगी पाबंदी। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,73,000 से अधिक मामले आए सामने। 79% मामले 10 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से। राष्ट्रीय मृत्यु दर घटकर हुई 1.91%। वहीं दूसरी ओर कोरोना टीकाकरण भी तेज गति से जारी। देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की दी गई 12 करोड़ और 30 लाख से अधिक खुराक। पश्चिम बंगाल में छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मिस्र की राजधानी काहिरा में एक रेलगाड़ी के पटरी से उतरने से कम से कम 11 लोगों की मौत, 98 लोग घायल। बीते कुछ समय में मिस्र में हुई हैं कई रेल दुर्घटनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा।
देश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति पर देश भर के प्रमुख डॉक्टरों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे देश की शीर्ष फार्मा कंपनियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। सुधाकर, सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स के साथ मीटिंग होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तो वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, लगातार वो जी जान से जुटे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों से जब पीएम की आज बातचीत होगी बहुत सारे अहम मुद्दे उठ सकते हैं, क्योंकि लगातार अभी हमने देखा कि जो डॉक्टर्स जो आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे, डॉक्टर्स का ये कहना है कि देखिए लोग जो हैं वो सिंपल पैरासीटामोल खाने से भी ठीक हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अस्पताल जाए वहाँ भर्ती होइए। तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात, जब पीएम संबोधित करेंगे कौन कौन सी बातें इसमें उठ सकती हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? देखिए बहुत ही अहम है असीम, ये पूरी बैठक कह सकते हैं। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पीएम मोदी फिर से लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक तरह से अब उनको ही नेतृत्व करना पड़ेगा। जरूर राज्यों को की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो लगातार हमने देखा बीते 4-5 दिनों से लगातार जिस तरह से समीक्षा कर रहे हैं, हर एक चीज का बारीकी से जिस तरह से वो निगरानी कर रहे हैं, तमाम लोगों से जिस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं। और उसी क्रम में हम आज देख रहे हैं कि आज वो डॉक्टर्स से और फार्मा कंपनी से अलग अलग वो बातचीत करने वाले हैं। और बीते साल आपको असीम याद होगा, इसी तरह से उन्होंने लगभग हर सेक्टर के लोगों से संवाद किया था, सबको एक तरह से इन्वॉल्व किया था। और एक बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई, इस लड़ाई को तभी जीता जा सकता है, इससे तभी पार पाया जा सकता है महामारी से, जब सब लोग साथ मिलकर प्रयास करें और एक लक्ष्य के लिए काम करें। तो मुझे लगता है ये पीएम मोदी का मकसद यही है कि एक तरह से देश की जो ऊर्जा है उसको फिर से उस ऊर्जा को संरक्षित किया जाए, ऊर्जा को बूस्ट किया जाए, लोगों को एकजुट किया जाए और एकजुट करके ये लड़ाई लड़ी जाए। और सबसे पहले डॉक्टर से उन्होंने तय किया कि वो संवाद करें डॉक्टर से। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अभी जो मरीजों का दबाव सबसे ज्यादा वो झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा एक तरह से काम वो इस वक्त कर रहे हैं, तो उनका हौसला सबसे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये एक तरह से स्टॉक टेकिंग का भी चांस होगा। एक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी पीएम मोदी ले सकेंगे। देश भर के लीडिंग डॉक्टर्स पीएम मोदी से जुड़ेंगे, तो किस तरह की क्या स्थिति है, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, किस तरह से इस पूरी स्थिति में और क्या कुछ होना चाहिए, तो वो सुझाव ले सकेंगे। तो मुझे लगता है कि एक मुख्य मकसद पीएम मोदी का होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सुझाव ले सके और एक्सपर्ट्स के सुझाव के जरिए इसमें और भी अगर कोई कदम उठाने की जरूरत है तो वो कदम उठाए जा सके। दूसरी बात, जो दूसरी मीटिंग फार्मा कंपनीज के साथ है, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कई जगहों पर दवाइयों इंजेक्शन की बात आई, उसके कमी की बात आई, और उसमें बड़ा रोल फार्मा कंपनीज का है। चाहे दवाइयों की आपूर्ति में हो, वैक्सीनेशन की आपूर्ति में हो, इंजेक्शन की आपूर्ति में हो, तो उनसे भी बातचीत करके अगर उनके लिए कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई रोड ब्लॉक है, अगर कहीं कोई समस्या है, तो वो समझने की कोशिश, तो साथ साथ देश की तरफ से उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। आप सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं, मानवता का कल्याण कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीजों के लिए एक मौका रहेगा। और निश्चित तौर पर एक अहम बात, पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि हर सेक्टर को हर लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है और सबको साथ मिलकर प्रयास करने की जरूरत है, उस प्रयास का एक बड़ा हिस्सा कह सकते हैं आज की ये दोनों बैठकें हैं। उसमें मैं ये भी जानना चाह रहा था सुधाकर, जो मैंने अपने पहले सवाल में इस बात का जिक्र किया कि देखिए आज ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर बलराम भार्गव और इन लोगों ने, डॉक्टर पॉल ने जो एक मीटिंग की, उसमें साफ तौर पे ये जब कहा गया कि देखिए जो आप मल्टीविटामिन हैं या फिर जो पैरासीटामोल है उससे भी ठीक हो सकते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि जब पीएम आज डॉक्टरों के साथ बातचीत करेंगे तो डॉक्टरों को ये भी तो कह सकते हैं कि देखिए आपके यहाँ जो पेशेंट आए कोरोना के नाम पे, उन्हें बजाय कि आप उन्हें भर्ती करें, या फिर जो एक टेंडेंसी है कि लोग भी भर्ती होना चाह रहे हैं कि देखिए हम भर्ती हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, इस बात को डॉक्टरों को समझाने की भी जरूरत है मरीजों को कि देखिए आप सिर्फ मल्टीविटामिन और इन चीजों से भी ठीक हो सकते हैं। चूंकि देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर है उस पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है,
इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर असीम आप सही कह रहे हैं। एक तो सीधे तौर पर जैसा मुझे लगता है कि पहली कोशिश यही होगी कि डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं और जो एक तरह से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से स्थिति को लेकर सुझाव लिया जाए, उनसे राय मशवरा किया जाए कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई प्रशासनिक व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो हो सकता है कि मरीज के परिजनों को वो बात समझ में ना, लेकिन अगर डॉक्टर्स वो संवाद करते हैं, इन तमाम चीजों को कहते हैं कि हाँ, किन लोगों को अस्पताल की जरूरत है, कौन लोग घर पर ही ठीक हो सकते हैं और क्यों लोगों के लिए आइसोलेशन में रहना या क्वारंटाइन करना अगर इन्फेक्ट हुए हैं या इन्फेक्ट लोगों के असर में आए हैं, तो अगर वो डॉक्टर कोई संवाद करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक अपील पीएम मोदी की ये भी हो सकती है कि इन तमाम मोर्चों पर डॉक्टर्स भी लगातार अपील करते रहे, लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहे, उनको जागरूक करते रहे, उनको बताते रहे, और उसके जरिए निश्चित तौर पर ये जो बर्डन है, ये जो दबाव है अस्पतालों पर जो बढ़ा है, उसको थोड़ा कम किया जा सकेगा, एक ब्रीदिंग स्पेस भी मिल सकेगा डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को, और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, जो रैंपिंग अप ऑफ बेड्स हो रहा है, इन तमाम चीजों के जरिए भी उसको एड्रेस किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर बेहद ही अहम ये दोनों मीटिंग, एक तरफ हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरी तरफ जो हमारे दवा, इंजेक्शन, वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, जो कंपनियां, उनके साथ बातचीत करके, और इस अहम लड़ाई में इन दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। उस बात को समझते हुए, उनकी राय के मुताबिक अगर उनकी कोई दिक्कतें हैं, उसको समझते हुए, उसको एड्रेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश। और मुझे एक बात और असीम लगती है कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी, हो सकता है इसी तरह बीते साल हमने देखा था कि अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ वो लगातार संवाद करते रहते, तो और भी लोगों के साथ वो संवाद करेंगे, और निश्चित तौर पर देश की जो शक्ति है उसको एकजुट करके एक इस लड़ाई को जीता जाए, उसकी उनकी कोशिश रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और दूसरी अहम खबर की तरफ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने आज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। ये केवल अस्पताल में भर्ती और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए मरीजों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश मरीज मल्टीविटामिन और पैरासीटामोल से ही ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस अभी एयरबॉर्न है, यानी हवा से भी फैल रहा है, इसलिए मास्क आप जरूर लगाएं। कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है, ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की, और ये आगे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा महत्व तो मास्क का आता है। ये आपकी प्रोटेक्शन है अपने लिए, और आपसे दूसरे को ना हो उसके लिए, क्योंकि जो फ्लो होना है, चाहे ड्रॉपलेट से होना है, चाहे एरोसोल से होना है, वो उस वायरस के पार्टिकल को रोकने में ये मास्क हमें मदद करता है। और इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगातार बेड्स, ऑक्सीजन और दवाई की कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी।
और दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस दौरान सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को वैध आईडी कार्ड के साथ ही आवाजाही की अनुमति होगी। न्यायिक सेवा से जुड़े कर्मियों को वैध आईडी कार्ड पर आवाजाही की अनुमति होगी। रेल और हवाई यात्रियों को वैध टिकट पर आवाजाही की अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को वैध आईडी कार्ड पर आवाजाही की अनुमति होगी। दवा, खाद्य सामग्री, फल, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सामानों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर कोई रोक नहीं होगा। बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस, एटीएम, स्टॉक संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, केबल और आईटी से संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। ई कॉमर्स के जरिए खाने पीने की वस्तु, दवा की डिलीवरी जारी रहेगी। और पेट्रोल पंप भी इस दौरान खुले रहेंगे। बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस, एटीएम, स्टॉक संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। ये सब कुछ छूट दी गई है जिन चीज़ों को हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, केबल और आईटी से संबंधित सेवाएं भी जारी रहेंगी। साथ ही साथ ई कॉमर्स के जरिए खाने पीने की जो वस्तु है और दवा की डिलीवरी वो भी जारी रहेगी। इस दौरान पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। और राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर राधा स्वामी सत्संग व्यास में स्थित सरदार पटेल कोविड सेंटर को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इस कोविड सेंटर को 5000 बेड की दक्षता क्षमता के साथ दोबारा खोला जा रहा है। इसे खोलने की तैयारियां जोरों पर हैं, जो कि अगले 3 से 4 दिनों में बनकर तैयार होगा। इस कोविड सेंटर में करीब 2500 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा होगी। हमारे सहयोगी रवि धीमान ने कोविड सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के केस लगातार बढ़ने लगे हैं और इसका असर राजधानी के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर साफ देखा जा सकता है। अस्पतालों में आईसीयू बेड लगातार कम हो रहे हैं और कई अस्पतालों ने अब कह दिया है कि आईसीयू बेड उनके पास नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत से राजधानी के तमाम जो अस्पताल हैं और कोविड केयर सेंटर हैं वो दो चार हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी को एक बार फिर 2020 की तर्ज पर कोविड केयर सेंटर खोलने पड़ेंगे और कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। हम इस वक्त राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो भाटी में सेंटर है वहां पर कोविड केयर सेंटर जो बनाया जा रहा है वहां पर हैं। पिछले साल इस कोविड केयर सेंटर को शुरू किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर था जिसमें 10,000 बेड थे। बाद में इसको डिसमेंटल कर दिया गया क्योंकि कोविड केसेस इतने ज़्यादा दिल्ली में नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, एकदम से बढ़ना शुरू हुई है, ये कोविड केयर सेंटर दोबारा स्थापित किया जा रहा है और 5000 बेड के साथ इसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। शनिवार या शुक्रवार तक ये चलना शुरू हो जाएगा और इन 5000 बेड में से 2500 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी एक बहुत बड़ी सफलता होगी दिल्ली की, एक बहुत बड़ा मदद मिलेगी दिल्ली को कोविड केयर सेंटर से। कोविड से जूझने के लिए जो चैलेंज है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायता होगी क्योंकि अभी लगातार कोविड की लड़ाई में जो दिल्ली के अस्पताल हैं वो लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से उनको दो चार होना पड़ रहा है और ऐसे में जब 5000 बेड का ये सेंटर शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कोविड के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। 2500 बेड इसमें से ऑक्सीजन की सप्लाई से लेस होंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई उन 2500 बेड पर जो भी पेशेंट होगा उसको दी जा सकेगी। इसके साथ ही राधा स्वामी सेंटर जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है वहाँ का जो लंगर है वहाँ से तमाम इन मरीजों के लिए और जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लिए निःशुल्क खाना बनकर आएगा जैसे कि 2020 में बनता था। कहीं ना कहीं जब शुक्रवार या शनिवार को ये सेंटर स्थापित हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, दिल्ली की लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस सेंटर का और दिल्ली का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं उसका जो बर्डन है, उसको जो लगातार बोझ झेलना पड़ रहा है, उसमें काफ़ी कटौती करने में कामयाब होगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ रवि धीमान, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और मुंबई में और साथ ही साथ दिल्ली में क्या कुछ ताज़ा अपडेट है ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई से हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा जुड़ गई हैं और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले रुख नितेंद्र आपके पास आना चाहूँगा, आपका करना चाहूँगा और मेरा सबसे बेसिक सवाल मैं जो हमेशा आपसे जानना चाहता हूँ दर्शकों की सुविधा के लिए कि देखिए डॉक्टर पॉल ने आज साफ तौर पर ये कहा और ये सवाल मैं सुधाकर से भी पूछा था, वो सवाल आपसे भी, कि डॉक्टरों का देखिए आज साफ तौर पे आज ये कहना है कि हर मरीज तो अपने आप में सोचता है कि मुझे कुछ भी इस तरह के लक्षण आते हैं तो मैं सीधे
भर्ती हो जाऊं तभी मैं ठीक हो सकता हूं। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है, जो स्ट्रेस है, जिस तनाव में है, उसको देखते हुए और डॉक्टर पॉल का साफ तौर पर यह कहना नितेंद्र कि देखिए आप पैरासीटामोल खा के भी ठीक हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भर्ती हो जाएं, आप जो मल्टीविटामिन है वो आप खाइए, उससे भी ठीक हो सकते हैं। इसको लेकर आप ज़रा सा रोशनी डालिए कि आखिर ये इसको कहने के पीछे क्या मंतव्य क्या है। देखिए, जो आंकड़ों के जरिए मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर पॉल, डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर बलराम भार्गव तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शिरकत कर रहा था। तो जो मुख्य पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि हाल के दिनों में ये बहुत सारे बात कही जा रही थी कि इस बार यंग लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो ये डाटा दिखाया जा रहा था कि 18 से 45 साल के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पॉल ने और डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक डाटा दिया और 10,000 मरीजों पर अध्ययन किया गया और 2020 में 49,000 मरीजों केस पर अध्ययन किया गया था। 2021 में 40,000 मरीजों के जो डाटा है उसमें ये बताया गया है कि 30 साल से कम उम्र के जो लोग थे वो 2020 में 31% संक्रमित हुए थे और 2021 में सिर्फ और सिर्फ 32% लोग संक्रमित हुए हैं। यानी कि 30 साल से कम उम्र के जो पिछले साल जितने संक्रमित हुए थे, ठीक इस साल भी उतने ही संक्रमित हो रहे हैं। और अब आइए 30 से 40 साल की उम्र में कितने लोग संक्रमित हुए थे। 2020 में 21% और 2021 में वर्तमान में भी 21% है, यानी कि कोई फर्क नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हो रहा है? तो सबसे ज्यादा जो 40 साल से अधिक है और जो खासतौर पे 50 साल से अधिक लोग हैं, उन पे ज्यादा खतरा है, उनको ज्यादा सीवियरिटी होती है बीमारी की। और उन्होंने ये कहा कि जो ज्यादातर जो मरीज है उनको सामान्य लक्षण है, माइल्ड लक्षण है और ऐसे लोग पैरासीटामोल, मल्टीविटामिन खा करके भी, जिसमें विटामिन सी, जिंक लेना और अपने जो लक्षण के आधार पे इलाज होगा तो उससे घर में भी ठीक हो जाएंगे। कुछ पेशेंट जो मॉडरेट होते हैं उनको अस्पताल में, मॉडरेट से जो सीवियर होते हैं, जो गंभीर मरीज होते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ेगी। उसमें ज्यादातर 40-45 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं। उसमें भी एक बात उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन सपोर्ट तो जरूरत पड़ती है कुछ मरीजों को। साथ ही रेमडेसिविर को लेकर के उन्होंने ये कहा और खासतौर पे जो फैबीफ्लू और जो टोसिलिजुमैब एक दवा है उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे फायदा नहीं होता है। टोसिलिजुमैब सिर्फ 2% मरीजों को फायदा होता है जो सीवियर कैटेगरी में होते हैं, जिनको साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। और जहां तक रेमडेसिविर की बात है उसमें भी उन्होंने कहा कि ये दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की मृत्यु को कम नहीं करता है, ये अस्पताल की ड्यूरेशन को बढ़ा देगा कि हाँ आप 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा आपको लगेगा और आपको लगेगा कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन इससे चाहिएगा कि आपकी मृत्यु कम हो जाएगी रेमडेसिविर लेने से, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ अस्पतालों में दिया जाना चाहिए, डॉक्टर के निगरानी में दिया जाना चाहिए, सही वक्त पे दिया जाना चाहिए, न तो पहले देना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, कहने का मतलब ये दवाई जो है वो सबके लिए नहीं है। जो गंभीर जो लोग हैं, गंभीर रूप से मॉडरेट बीमार जो है, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है उनको ही ये दवा देना है और भी डॉक्टर की निगरानी में। बिल्कुल। ये ओवर द काउंटर या फिर बाहर ये दवा लेने की जरूरत नहीं है, ना ही ये सप्लाई है। साथ ही साथ एक और बात उन्होंने कहा कि घर में लोग अगर चाहते हैं, कई लोग ऐसे हो रहे हैं कि रेमडेसिविर खरीद ले रहे हैं, घर में इंजेक्शन डलवा रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी नहीं लेना है, उससे आपकी जान को खतरा है। तो साफ साफ उन्होंने कहा कि अगर समय की कमी है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं क्षमा का रुख करना चाहूंगा। क्षमा मुंबई में है। क्षमा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से हमने देखा कि अब दिल्ली में आज से लॉकडाउन की घोषणा हो गई है और हम मुंबई में भी जान रहे हैं कि लगातार यही स्थिति बनी हुई है, किस तरह से अगर मैं कहूं कि अब जबकि 1-2 से 3 दिन हो गए हैं, किस तरह की स्थिति, क्या केसेस, क्या नंबर्स, एक्टिव केसेस में कमी आई है, आंकड़े क्या बता रहे हैं? जी देखिए, नंबर्स में तो कोई कमी यहाँ पर नहीं आती हुई नजर आ रही है, बल्कि नंबर्स बढ़ ही रहे हैं महाराष्ट्र में। 2 से 3 दिन नहीं बल्कि कह सकते हैं आधा महीना लगभग हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का हो चुका है। साथ ही जो वीकेंड